दोस्तों, सीरिया में अभी जो गतिविधियां चल रही है, साफ तौर से देखा जा सकता है कि विद्रोही ने पूरा देश कब्जा कर लिया है। असद सरकार गिर गई है और करीब 54 साल का जो उनका राज था वो अभी सत्ता निकाल हो गया है। सत्ता त्याग करना पड़ा है और ये कह सकते हैं कि रशिया तक उनको खुद भागना पड़ रहा है। तो क्या स्थिति अभी चल रही है, मिडल ईस्ट में क्या स्थिति है, अमेरिका और रशिया का स्टैंड क्या रहेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए जाने माने अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, रिवॉय में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सीरिया की हम बात कर रहे हैं। पहले से हम जानते हैं कि एक और रशिया यूक्रेन युद्ध जो करीब 1000 जितने दिन होने को आया। वहीं दूसरी ओर बात करें तो वहां पे हम ये भी देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में तनाव सतत बढ़ता जा रहा है और उसमें ये सीरिया वाला इफेक्ट आ गया। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सीरिया में जो विद्रोह हुआ है उसको आप एक बड़े परिदृश्य में देखें, लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सुन्नियों का शियाओं के प्रति विद्रोह है। अच्छा जी, आप देखिए पिछले एक साल में, तो खासतौर से पिछले 6 महीने में जो इजराइल ने गाजा में आक्रमण किया, उसके पहले गाजा से हमास ने आक्रमण किया था इजराइल में, जिसके कारण ये युद्ध भड़का। पिछले 6 महीने में ईरान के जो 3 समर्थक थे, हमास और हुती, हमास थे गाजा में और हुती थे यमन में, ये दोनों सुन्नी आतंकवादी। हिजबुल्ला शिया आतंकवादी, ये लेबनान में था। बिल्कुल, तो इन तीनों का सफाया कर दिया गया। हिजबुल्ला का जो काम था वो ये था कि ईरान के जो आदेश थे और हथियार थे, उनसे वो इजराइल के खिलाफ लड़ाई कर रहा था। आज से नहीं, करीब 15-20 साल से। धीरे धीरे ये हो गया कि मतलब पिछले 6 महीने में कि हिजबुल्ला खत्म हो गया है। और अब देखिए कि जो पिछले हफ्ते में हुआ, मतलब लगभग 7-8 दिन में ही हो गया ये, कि जितने सुन्नी ग्रुप थे सीरिया में वो सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने असद तख्ता पलट कर दिया। राष्ट्रपति असद को वहां से भगा दिया। असद के बारे में एक बात बता दूं कि उनका जो शासन था, या उनके पिता का भी जो शासन था, उनके पिता से उनको ये राजगद्दी मिली थी। बिल्कुल, तो दोनों पिता पुत्र ने करीब 50 साल तक राज किया सीरिया में। ये दोनों शिया लोगों की एक सबसेट है, उसको अलावाइट कहते हैं। उसमें दिलचस्प बात यह है, तो असद जो है वो, हाँ, असद शिया ग्रुप का एक संप्रदाय है। हाँ, शिया का ही संप्रदाय है। उसमें मजेदार बात यह है, अलावाइट जो है उसमें कुछ उनके कंसेप्ट हिंदुओं के हैं। अच्छा, हाँ, कुछ कंसेप्ट उनके क्रिश्चियनों के हैं। तो एक तरह से वो भेलपुरी की तरह इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर था। और इसके कारण पूरे मिडिल ईस्ट में सारे सुन्नी थे, शिया थे, ये सब इनके खिलाफ थे। बिल्कुल, लेकिन शियाओं की एक ब्रांच थी, इसलिए ईरान इनको सपोर्ट करता था। मतलब अंदरूनी जो वहाँ के जियो पॉलिटिक्स में बता रहा हूँ। और पिछले 13 साल में असद राष्ट्रपति असद के खिलाफ जो युद्ध शुरू हुआ, जो सिविल वार शुरू हुआ, उसको आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि एक 14 साल के लड़के ने किया था। अच्छा, उसने सदर्न सीरिया के एक शहर में एक दीवार पे लिख दिया था। आपको याद हो, अरब स्प्रिंग की बात थी। अरब स्प्रिंग 2011 में कई अरब देशों में फैली थी। उसमें वहाँ के जो अरब शेखडम थे, दूसरे भी जो पुराने राजे महाराजे, उनके खिलाफ थी, डेमोक्रेसी के लिए, प्रो डेमोक्रेसी। तो उस लड़के ने लिख दिया था कि अब तुम्हारा नंबर है डॉक्टर, नाउ इट इज योर टर्न डॉक्टर। डॉक्टर मतलब डॉक्टर असद। अच्छा, हाँ, वो आंखों के डॉक्टर थे। अच्छा, हाँ, वो लंदन में प्रैक्टिस करते थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो वो आके सीरिया में सीधे राष्ट्रपति बन गए। तो असद का शासन पूरी तरह से मतलब आतंकवाद पर फैला था। मतलब उन्होंने लाखों लोग, करीब माना जाता है करीब 3.5-4 लाख लोग तो उन्होंने मार डाले पिछले 12-13 साल में सिविल वार में। इसके अलावा करीब 50 लाख लोग सीरिया से दूसरे देशों को भागने के लिए मजबूर हो गए। इनमें टर्की भी है, ग्रीस है, जर्मनी है,
और सर, यही कई बात देशों आपसे में- कहना चाहता हूँ कि जी। जो मैंने मतलब कुछ आंकड़े देखे 2011 के बाद अब तक 2024 तक हाँ। करीब 66 लाख 66 लाख लोग सीरिया छोड़ के चले मैं गए। वही बता रहा था, उसकी रीजन क्या था? वो यही वहां पर जो गृह युद्ध चल रहा था और सीरिया की स्थिति बहुत खराब है। आप एक दो बातें बता देता हूँ कि सीरिया की जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हमारे पास, उसके अनुसार करीब 90% पॉपुलेशन भुखमरी की शिकार है सीरिया में। बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन। दूसरी तरफ जो राष्ट्रपति के गैरेज की फिल्म वीडियो देखे हैं, उसमें 150 करोड़ की गाड़ियां हैं, अच्छा। लग्जरी कार्स। आप देखिए कि क्या कंट्रास्ट है कि आपकी पॉपुलेशन भूखे मर रही है हाँ, और राष्ट्रपति आनंद कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, यही एक बात। दूसरा, वहां के जो सैनिक थे सीरियन आर्मी के, उनको मंथली $15-16 मिलते थे, यानी $1,500 करीब मंथली। हाँ, इसलिए जब पिछले हफ्ते में जब विद्रोह हुआ तो ये सारे सैनिक लड़ने के लिए विद्रोहियों के- तैयार ही नहीं हुए, बल्कि हाँ, वो मिल गए उनके साथ, विद्रोहियों के साथ मिल गए, इसलिए हम्म। शासन एक हफ्ते में खत्म हो गया। अच्छा, क्या वजह है कि अभी भी मतलब रशिया है और ईरान है? ईरान तो जैसे कि मानो कि शिया ग्रुप के है असद, वो सपोर्ट कर रहा है। रशिया क्यों सपोर्ट कर रहा है और ऐसा क्या रीजन है कि अमेरिका, इजराइल और तुर्की है, ये तीनों मिलाकर अभी सीरिया पे हमला कर रहे हैं? मैंने आपको बताया ना कि एक एक्सिस बन गई है जिसमें अमेरिका शामिल है और सारे सुन्नी देश शामिल है, टर्की भी शामिल है। सुन्नी देश जो है मतलब सऊदी अरब, यूएई वगैरह, इनका साइलेंट सपोर्ट है, ये डायरेक्ट support विरोध नहीं नहीं कर रहे हैं, लेकिन टर्की डायरेक्ट विरोध कर रहा है। इन सबका इंटरेस्ट ये है कि सीरिया में शिया धर्म को खत्म कर दिया जाए। उसके बाद ये ईरान पर आक्रमण करेंगे। ईरान भी तैयार हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप जो है, तो इनका नेक्स्ट टारगेट जो है वो ईरान है, लेकिन ईरान पर डायरेक्ट हमला इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसको शक है कि उसके पास परमाणु हथियार है, इसलिए अभी चुपचाप ईरान के बारे में है वो, लेकिन वो धीरे धीरे ईरान में ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। अच्छा, एक बात ये भी सामने आई है कि सीरिया के पास भी केमिकल वेपन्स है और वो मतलब ये विद्रोहियों के पास ना जाए, इस वजह से अमेरिका और इजराइल हमला कर रहे हैं। केमिकल वेपन्स का उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता जितना परमाणु हथियारों का होता है। केमिकल वेपन्स की एक लिमिट होती है, मतलब जहां पर जिस इलाके में वो फोड़ा जाए बस वहीं पर असर करता है, एरिया में। हाँ। तो उसको नष्ट करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। परमाणु हथियार का ये है कि परमाणु हम अगर एक बार फूट जाए तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ईरान के प्रति ये लोग ज्यादा सतर्क हैं, अमेरिका और उसके समर्थक देश है। अच्छा, क्या हम मान सकते हैं कि मतलब जो असद सरकार की तानाशाही जो बढ़ गई थी, शायद यही वजह है? क्योंकि मैंने तो वहाँ के फुटेजेस भी हम देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की पब्लिक काफी खुश है विद्रोह से। बिल्कुल, मैंने बताया ना कि आपको वहाँ पर भुखमरी फैली हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट की तो हम बात ही नहीं कर रहे। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं वहाँ पर, भुखमरी फैली हुई थी। 90% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चल रहे थे वहाँ पर, बहुत सारे लोग भूखे मर गए, बहुत सारे लोगों को जेल में चढ़ा के मार दिया गया, तो हमारे पास खबरें आ रही है, उसकी बात कर रहा हूँ। और मतलब पिछले 15 साल में सीरिया को तबाह कर दिया था उन्होंने, तो इसलिए पब्लिक भी तो ये चाहती थी कि विद्रोह हो। पब्लिक भी चाहती थी, और इसीलिए जो सुन्नी आतंकवादी वहां घुसे हैं। देखिए एक बात है, सीरिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन सुन्नी है, लेकिन वहां का शासन शिया था। शिया है। इसका बिल्कुल विपरीत था इराक में। इराक की पूरी पॉपुलेशन सुन्नी थी, शिया थी, लेकिन उसका शासन सद्दाम हुसैन के साथ में था, तो सुन्नी था। दोनों देशों का कंट्रास्ट अलग अलग है। जी जी। इंडिया की अगर बात करें तो जैसे हम बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद का जो किस्सा था, हाँ, है ना, राजा जो है वो हिंदू अलग था, धर्म है, पब्लिक है वो अलग धर्म की, बिल्कुल। शायद ऐसा ही इश्यू यहाँ पे भी। हाँ, जूनागढ़ में अच्छा, जैसे जब हिंदू था। इतना बड़े पैमाने पे कत्लेआम की गई, पिछले 13 सालों में करीब 66 लाख लोगों ने वहां से हिजरत करना पड़ा, वो मतलब क्या कर रहे थे उस टाइम? अमेरिका, रशिया या जो भी महासत्ताएं क्या सिर्फ देख रही थी? क्या पता है फिर भी कुछ नहीं कर पा रही थी? क्योंकि जब ऐसी बात आती है तो छोटे से हिस्से में भी हम सीधा बात करते हैं कि मानव अधिकार कहाँ गया। इस केस में क्या? मैंने आपको बताया ना कि सीरिया के साथ में समस्या ये थी कि वो सुन्नी लोगों का देश था, लेकिन वहाँ का शासन शिया था, तो इसलिए ये लोग भी चाहते थे कि इनमें आपस में गृह युद्ध होता रहे। अमेरिका और रशिया कुछ नहीं करना भी एक पॉलिसी होती है, आपस में लड़ाओ, आपस में लड़ रहे थे।
तो ये सीरिया के, अच्छा ऐसा नहीं कि सीरिया को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, रशिया ने किया सपोर्ट, चाइना ने किया और ईरान ने किया। अच्छा, वो सपोर्ट तो मतलब सिर्फ तानाशाह को सपोर्ट किया है ये बोल सकते हैं ना? नहीं, रशिया ने हथियार भी दिए, ईरान ने पैसा दिया और चाइना ने यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट किया। सब जो तो जहाँ पर कर सकता था वहां पर उसने सपोर्ट किया सीरिया को, इसलिए इतने साल तक उसकी तानाशाही चलती रही। अच्छा, असद के जो पिताजी थे उन्होंने करीब 29 साल वहां पे राज किया जी, तो मतलब तो बोल सकते हैं कि करीब 1980 से उनकी ये जो गवर्नमेंट चल रही है, 2011 के बाद स्थिति और विपरीत हुई है। 2011 के पहले की स्थिति कैसी थी? देखिए सीरिया तो हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो 100 साल पहले सीरिया ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। अच्छा, और सीरिया का स्थान क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊं, जैसे बाइबल में भी सीरिया का बड़ा जिक्र है, वो अलग अलग संदर्भों में है। इस्लाम में जिक्र है, इस्लाम में जो सबसे पहली जो बादशाह यानी कैलिफेट थी वो सबसे पहले सीरिया में बनी थी। अच्छा, तो सीरिया एक तरह से आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट का नर्व सेंटर है। बिल्कुल। बाकी देश जो है उसके आसपास घूमते हैं, एक और सीरिया जो है, इजराइल है, और तुर्की है इस साइड, इराक है, तो सीरिया एक तरह से मिडिल ईस्ट का सेंटर है। इसलिए सीरिया की जो अभी घटना हुई है, ये अभी तो सुन्नी देश बड़ा खुश हो रहे हैं, लेकिन उनको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ये आग उन तक भी फैल सकती है। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस आग का मुंह ईरान की तरफ मोड़ दे, लेकिन जो अरब स्प्रिंग 2011 में शुरू हुई थी वो हो सकता है इस बार दोबारा ज्यादा बड़ी ताकत से हमारे सामने आए और ये सारे मिडिल ईस्ट के देश उसमें चल जाए। संभव है, ये भी संभव है। अच्छा, अब जैसे हम बात करें एक और ईरान है, वो भी सीधा हम देख रहे हैं कि इजराइल है, अमेरिका है, सीधा हमले की बात कर रहे हैं और ईरान यहाँ पे समर्थन में आया है। जैसे कि अभी तानाशाह खुद भाग कर देश छोड़कर चले गए, तो आगे की रणनीति क्या होगी, एक ये सवाल। और दूसरा कि हाल ही में हमने वहाँ पे जो कुछ वहाँ पे फंसे थे इंडियंस सीरिया में, उनको भी एडमिट करके बचाया है। भारत की रणनीति आगे की क्या रहेगी? भारत अभी वहाँ पर कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है फिलहाल, क्योंकि वहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि कोई भी देश उसमें कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ईरान भी कुछ नहीं कर सकता, जबकि ईरान से तो उसकी तब की दोस्ती है, सीरिया की रही है। ईरान इसलिए नहीं कर सकता कि अब जो शासन है वो सुन्नियों के हाथ में है, एक बात। दूसरा, जो हिजबुल्लाह था वो खत्म हो चुका है, बिल्कुल। हाँ। और तीसरी बात यह है कि ईरान को अपने देश में सिविल वॉर नहीं चाहिए। सारी कोशिश यही आग वहाँ पे बढ़ती है। हाँ, सारी कोशिश ईरान की ये है कि उनका अपना देश सुरक्षित रहे, ये आग वहां तक नहीं पहुंचे। अभी तो खुद का संभाल हुई स्थिति, खुद का संभालने की स्थिति है। ट्रंप ने एक आपने भी जो हाल ही में जो लिखा था कि ट्रंप ने सीधा रशिया पुतिन को मैसेज दिया है कि कैसे भी यूक्रेन का वॉर है वो समाप्त कराओ, और वहां से कुछ हामी भी भरी गई। उसकी थोड़ी बात करें, क्योंकि क्या इससे भी सीरिया से कनेक्शन है क्या? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अभी तक मिडिल ईस्ट में जितने देश थे ईरान को छोड़कर वो सब अमेरिका के समर्थक। एक मात्र जो टर्की है वो तो नाटो का मेंबर भी था, है अभी भी है। तो मिडिल ईस्ट में रशिया का एकमात्र समर्थक अगर कोई था वो सीरिया था। अब वो खत्म हो गया है। वहां पर भी अमेरिका का, या इनडायरेक्ट ये कहें कि सुन्नियों के थ्रू, टर्की के थ्रू अमेरिका का समर्थन वहां पर आ गया है। तो अभी रशिया भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। एक बात जैसे मैंने बताया ना कि ये एक जंगल की आग की तरह है, जो कहाँ कहाँ फैलेगी किसी को नहीं मालूम। रशिया को भी नहीं मालूम है कि यह आग हम तक नहीं आ जाए, ईरान को भी नहीं मालूम, इवन चाइना को भी नहीं मालूम। शरण दी है, उसका शरण दी है तो उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अच्छा, रशिया को, क्योंकि वो लोग असद को मांगेंगे वापस। असद ने बहुत अत्याचार किए। हाँ, जैसे लाखों लोगों की हत्या हुई वहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, तो असद को वापस मांगेंगे वो रशिया नहीं देगा तो वहां पर रशिया में भी समस्या खड़ी करेंगे आतंकवादी। तो रशिया अलग अलग मोर्चों पर लड़ नहीं सकता, कितनी भी बड़ी ताकत हो। हाथी भी अगर है तो चींटियां उसको परास्त कर सकती है। बिल्कुल। तो ये स्थिति रशिया की है, तो इसलिए रशिया भी नहीं चाहता कि यूक्रेन, और अब सब रशिया के साथ सामने समस्या ये कि यूक्रेन से निकले कैसे वो,
घुस तो गया है, फंस गए हैं। घुस गया है। अब अगर निकलेंगे तो नाक कट जाएगी, तो नाक को बचाने की कोशिश, गले में फंस गया है, गले में फंस गया है। तो इसलिए रशिया की भी ये कोशिश है कि जैसे भी हो यूक्रेन से हम सम्मानजनक ढंग से निकल आए, और अगर ट्रम्प उसमें मदद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो मतलब कोल्ड वॉर में देखा जाए तो सामने सामने है, मतलब ये मामला आया है तो कैसे भी हमें बाहर निकाल, ये स्थिति यहाँ पर। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट सभी देशों के सामने सबसे बड़ी मजबूरी होती है, और नेशनल इंटरेस्ट से भी ज्यादा मजबूरी होती है डिक्टेटर की अपनी जिंदगी। बिल्कुल। और आगे भी हमने देखे कि जैसे तख्ता पलट में जैसे सद्दाम हुसैन से कैसे कई बिल्कुल जिनको फांसी दी थी, फांसी दे दी गई। मतलब अब कह सकते हैं कि असद पूरे खतरे में है, ये संभावना है कि उन पे अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे चले। आप देखिए कि 1.5-2 साल पहले, पिछले साल गर्मियों की ही बात है, राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ भी एक विद्रोह हो चुका है। वहां पर एक वागनर आर्मी करके थी जी, जो प्राइवेट आर्मी थी, वो लोग रशिया के राष्ट्रपति, उनके डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ विद्रोह कर चुके हैं। उसको दबा दिया गया, वो अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर आग ठंडी हो गई है, और चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। इस बात से वो लोग, उनको भी पता है, राष्ट्रपति पुतिन को भी पता होगा ये बात कि मैं बहुत दिनों तक इस तरह से नहीं चल सकता, इसलिए वो कोर्स करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। सिविल वॉर के तौर पे भी इसे देख सकते हैं, और साथ ही कह सकते हैं एक धर्म का भी ये युद्ध है। धर्म युद्ध तो है ही, मैंने आपको बताया ना कि ये शिया वर्सेस सुन्नी का है ही, बिल्कुल है। ये जितने सुन्नी देश है वो नहीं चाहते कि ईरान एज ए शिया पावर हमारे बीच में रहे, क्योंकि पब्लिक सुन्नी है। बिल्कुल। तो नहीं, शिया पॉपुलेशन पूरी तरह से 90% पॉपुलेशन ईरान की शिया ही है, ईरान की शिया है। हाँ, और बाकी पूरे मिडिल ईस्ट की सुन्नी है। बिल्कुल, मतलब एक ही देश है ईरान जो शिया में, और शायद दोनों ही भले मुस्लिम है लेकिन आपस में बनती नहीं। वो एक तो मैंने वीडियो देखा था, एक मुस्लिम सज्जन है, सैयद नाम है उनका कुछ, उन्होंने कहा था अल्लाह अकबर वर्सेस अल्लाह अकबर चल रहा है मिडिल ईस्ट। अल्लाह अकबर वर्सेस अल्लाह अकबर, हाँ बिल्कुल यही दोनों ही अल्लाह अकबर कह रहे हैं, एक ही कौम के। आखिरी में क्या दर्शकों को आप संदेश देना चाहते हैं? संदेश मैं क्या दूं, लेकिन आगे काफी मुश्किलें आ सकती है सभी देशों के लिए, क्योंकि अगर ये युद्ध आगे बढ़ा तो ऑयल प्रोडक्शन एक दूसरे पर ये हमला करेंगे अगर, तो ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं देशों में। कई देशों, भारत की तो 70% ऑयल हम मिडिल ईस्ट से इम्पोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं, प्राइसेस बढ़ सकते हैं, कई समस्याएं भारत के सामने भी आ सकती है, दुनिया के सामने भी आएगी, लेकिन भारत के सामने भी ये समस्याएं आ सकती है। तो हमें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि मतलब जो आग कहीं पे भी लगे पर उसका जो धुआं है वो कहीं ना कहीं असर करता है, और ऐसा ही शायद जो स्थिति है आने वाले समय में भारत में भी आ सकती है। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी इस चर्चा में भाग लिया और दर्शकों को खास तौर पे मिडिल ईस्ट में जो अभी गतिविधियां चल रही है उसके बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। दर्शकों, देश विदेश की जो खबरों के लिए आप देखते रहिए रिवॉय, रियल वॉइस ऑफ इंडिया। आप हमारी revoy.in हमारी जो वेबसाइट है वहां से भी इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में न्यूज पढ़ सकते हैं। धन्यवाद મિત્રો। आप YouTube ઉપરાંત Facebook, Instagram, X સોશિયલ મીડિયાથી પણ અમારી સાથે કનેક્ટ રહી શકો છો। દેશ વિદેશના તમામ સમાચારો વાંચવા માટે અમારી વેબ પોર્ટલ revoy.in ઓપન કરશો। ધન્યવાદ।